मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने कॉलेज सरस्वती शिक्षण सदन एग्रीकल्चर में। पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक ESDM का, जिसमें टॉपिक का नेम रहेगा कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, वन विनाश या वनोन्मूलन के कारण। वनोन्मूलन मतलब वनों की कटाई या वन विनाश। कल हमने पढ़ा था फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज का एक एग्जाम्पल है। हमने कल फॉरेस्ट रिसोर्सेज में फॉरेस्ट क्या होते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन, ये पढ़े थे। अब जो डिफॉरेस्टेशन हो गया था, क्यों करते हैं लोग डिफॉरेस्टेशन, कारण क्या है डिफॉरेस्टेशन के, आज पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो बहुत सारे कल बताया था मैंने आपको कि मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिफॉरेस्टेशन करता है, वनों को काटता है, वनों की कटाई करता है। अदर बहुत सारे यूजेस के लिए भी डिफॉरेस्टेशन करते हैं। तो आज डिफॉरेस्टेशन के कारण पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला कारण है डिफॉरेस्टेशन फॉर एग्रीकल्चर। डिफॉरेस्टेशन फॉर एग्रीकल्चर यानी कि वनों की कटाई एग्रीकल्चर कार्य के लिए, कृषि कार्य के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मानव का विकास हुआ, जनसंख्या बढ़ी, तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या को खाद्य पदार्थों की आवश्यकता पड़ी, सभी को भोजन मिले या खेती करने के लिए जिस भूमि पर पेड़ थे, वृक्ष थे या वेजिटेशन थी, उसको साफ करके, उसको काट के वहाँ पे मानव ने खेती करना स्टार्ट कर दिया। तो किसके लिए डिफॉरेस्टेशन किया गया? कृषि कार्य के लिए। और ये सही भी था, क्योंकि जनसंख्या बढ़ी तो खाद्यान्न है उसके भी मांग बढ़ी। फिर किसान ने जहाँ पे वृक्ष थे उस भूमि को साफ किया, यानी कि वृक्षों को काट करके वहाँ पे खेती कार्य करना शुरू किया। नेक्स्ट, डिफॉरेस्टेशन फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। डिफॉरेस्टेशन फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क क्या होता है? निर्माण कार्य। किसके लिए वनों की कटाई की गई? जहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें बनानी थी, मॉल्स बनाने थे, जहाँ पे नई कोई बिल्डिंग बनानी थी, वहाँ वृक्ष थे, तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए, इमारतों को बनाने के लिए, ऊंचे भवनों को बनाने के लिए डिफॉरेस्टेशन किया गया। कंस्ट्रक्शन वर्क यानी कि निर्माण कार्य, नया कुछ बनाने के लिए जहाँ पेड़ थे उनको काटना पड़ा। नेक्स्ट, डिफॉरेस्टेशन फॉर मिनरल्स एंड माइनिंग। डिफॉरेस्टेशन फॉर मिनरल्स एंड माइनिंग। मिनरल्स होते हैं खनिज, माइनिंग होता है खनन। यानी कि हमारी जो अर्थ है, सॉइल है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, पेड़ पौधों के लिए भी काम में आते हैं। तो सॉइल के अंदर पाए जाने वाले खनिज पदार्थों को निकालने के लिए पहले सॉइल के ऊपर जो वृक्ष थे उनकी कटाई की गई, फिर सॉइल को खोदकर उसमें से मिनरल्स निकाले गए। और माइनिंग होता है खनन, यानी कि उन मिनरल्स को निकालने के लिए सॉइल की जो खुदाई की जाती है वो माइनिंग प्रोसीजर कहलाती है। माइनिंग यानी कि जो भी सॉइल के अंदर पदार्थ हैं
उनको सॉइल को खोद करके जब निकाला जाता है तो यह प्रोसीजर माइनिंग कहलाता है। मेनली मिनरल्स के लिए माइनिंग की जाती है, मिनरल्स को निकालने के लिए। मिनरल्स एक तरीके से पेड़ पौधों के लिए और मानव की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, काम में आते हैं। नेक्स्ट, डिफॉरेस्टेशन फॉर टिम्बर, डिफॉरेस्टेशन फॉर टिम्बर मतलब कास्ट यानी कि लकड़ी, कोमा फ्यूल, टिम्बर कोमा फ्यूल, फ्यूल होता है ईंधन, कल आपको बताया था, एंड अदर यूजेस। डिफॉरेस्टेशन किया गया, वन विनाश किया गया, वनों की कटाई की गई, किसके लिए? जो इमारती लकड़ी है उसका एक्सट्रैक्शन करने के लिए। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्सट्रैक्शन फॉर टिम्बर फ्यूल, ईंधन को निकालने के लिए, और अदर यूजेस यानी कि अन्य जो उपयोग के पदार्थ हैं उनको निकालने के लिए, या जो कास्ट होती है, लकड़ी होती है, उसका एक्सट्रैक्शन करने के लिए, उसको निकालने के लिए, निष्कर्षण करने के लिए, और ईंधन को निकालने के लिए डिफॉरेस्टेशन किया गया। क्योंकि ये सभी पदार्थ भूमि में पाए जाते हैं, और जहाँ पे बड़े वृक्ष थे उनको निकालने के लिए जो जगह थी, जहाँ बड़े वृक्ष थे, पहले उनको साफ किया गया, जगह बनाई गई, फिर खुदाई करके इन पदार्थों को निकाला गया। तो इसीलिए डिफॉरेस्टेशन किया गया। एग्रीकल्चर के लिए डिफॉरेस्टेशन किया मानव ने, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, मिनरल्स एंड माइनिंग के लिए, फ्यूल एंड अदर यूजेस के लिए डिफॉरेस्टेशन हुआ। नेक्स्ट, ये तो डिफॉरेस्टेशन के कॉजेस थे। अब जो हार्म्स या हार्मफुल इफेक्ट जो पड़ते हैं डिफॉरेस्टेशन के बाद में, क्या हो जाता है, सॉइल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसी कंडीशन हो diजाती है, ये हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। हार्म्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, हार्म्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन मतलब वनोन्मूलन के नुकसान, वनोन्मूलन के दुष्प्रभाव, नुकसान, ये कह सकते हैं आप। तो वन बाय वन पढ़ते हैं अपने। नंबर 1, वनोन्मूलन से सॉइल फर्टिलिटी का लॉस हुआ, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। नंबर 2, इकोलॉजिकली यानी कि जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र था वो इम्बैलेंस हो गया, उसका संतुलन बिगड़ गया। इकोलॉजिकली इम्बैलेंस, असंतुलन, पारिस्थितिकी में असंतुलन उत्पन्न हो गया। नेक्स्ट, जो हमारा एनवायरनमेंट है, वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर या वायुमंडल की नमी ग्रहण करने की क्षमता कम हो गई, क्योंकि वन या ग्रीनरी जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्राएं वो सही बनी रहती है। लेकिन जैसे डिफॉरेस्टेशन होगा तो नॉर्मल सी बात है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जिससे एटमॉस्फेयर में नमी की मात्रा कम हो जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा तापमान में वृद्धि। डिफॉरेस्टेशन से क्या हुआ? तापमान में वृद्धि हो गई।
तापमान में वृद्धि वाली कंडीशन को क्या बोला था हमने? ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन बोला था। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब वैश्विक तापन। नेक्स्ट, बायोडायवर्सिटी को खतरा उत्पन्न हो गया या बायोडायवर्सिटी में गिरावट आई डिफॉरेस्टेशन से, एंड अदर्स, जो भी आपने पढ़े हैं। तो ये थे हार्मफुल इफेक्ट या हार्म्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, वन विनाश के दुष्प्रभाव या नुकसान। नुकसान ही नुकसान है। जब हम पेड़ काट देंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी हमें, इमारती लकड़ी नहीं मिलेगी, शुद्ध एयर नहीं मिल पाएगी, इकोलॉजिकली इम्बैलेंस उत्पन्न हो जाएगा, सॉइल फर्टिलिटी में लॉस आएगा, सॉइल अनफर्टाइल हो जाएगी, न्यूट्रिएंट में कमी आएगी, सॉइल इरोजन होने लगेगा। ये सभी डिफॉरेस्टेशन से दुष्प्रभाव हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट टॉपिक का नेम है मैनेजमेंट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। क्या मतलब हुआ? वन विनाश का प्रबंधन। किस तरीके से, कौन सा तरीका अपनाएं कि जो वन विनाश हुआ था उसका प्रबंधन हो जाए, उसका वो सही हो जाए। तो इसके लिए क्या क्या करने चाहिए, वन बाय वन पढ़ते हैं। वही जो कॉजेस थे या फिर जो हमने हार्म्स पढ़े थे उनको सही कर लें। यानी कि जितनी मात्रा में वन काटे जाएं उतने ही अनुपात में अगर वन लगा दिए जाएं तो डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, उसका प्रबंधन किया जा सकता है। यानी कि वनों की कटाई के अनुपात में, वनों की कटाई के अनुपात में वृक्षारोपण, यानी कि आपने 2 पेड़ काटे हैं तो उसकी जगह 2 तो लगाने ही लगाने हैं। अगर हो सके आपसे तो 4 लगाने की कोशिश कीजिए। उससे ही हमारे को फ्रेश एयर मिल पाएगी, उससे ही एनवायरनमेंट के अंदर ग्रीनरी बनी रहेगी, उससे ही जो बायोडाइवर्सिटी है वो बढ़ेगी, उससे ही क्या होगा, यानी कि जो इकोलॉजिकली जो हमारा पारिस्थितिकी सिस्टम है वो सही रहेगा। तो जितने अनुपात में वनों की कटाई हो उतने ही अनुपात में वनों की रोपाई भी होनी चाहिए, यानी कि वन रोपण भी होना चाहिए, यानी वृक्षारोपण। सेकंड, डिफॉरेस्टेशन का मैनेजमेंट करने के लिए सघन वृक्षारोपण करना चाहिए। सघन वृक्षारोपण का मतलब है पास पास में ट्रीज लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। इससे क्या होता है कि जो सॉइल इरोजन हो रहा था, जो ट्रीज की रूट्स होती हैं वो सॉइल इरोजन को कंट्रोल करती है, सॉइल के पार्टिकल को बांध के रखती है, ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो। तो सघन वृक्षारोपण करना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक ट्री यहाँ पे लगा दिया फिर वो वहाँ पे उस दूसरे कॉर्नर में है, ऐसा नहीं। हमें पास पास में यानी कि जहाँ पे जगह मिले, हमें ऐसे नहीं कि जहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए कोई क्रॉप हमने लगा रखी है वहाँ नहीं। सघन वृक्षारोपण, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट, जो वनों या वृक्षों का क्या महत्व है या वृक्षारोपण के लिए जो अभियान चलाए जाते हैं उनके बारे में जनता को जागरूक करना चाहिए। तो वनों के महत्व के लिए जनता को जागरूक करना, और नेक्स्ट, वन अभियानों में वन संरक्षण अभियान जो चलाए जाते हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो होते हैं, वन संरक्षण अभियान, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट,
के लिए जनता को जागरूक करना चाहिए, जनता को जागरूक करना चाहिए। ये थे मैनेजमेंट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी कि ये सारे प्रोसीजर या मेथड्स अपना करके हम डिफॉरेस्टेशन का प्रबंधन कर सकते हैं, मैनेजमेंट उसका कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो कि नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। होप करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कॉन्टेक्ट मी, या आप कभी भी पूछ सकते हैं। कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का ही, लेकिन रिसोर्सेज हम अब की बार अलग लेंगे। अदर रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में नेक्स्ट एग्जांपल है वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन। ये भी एक प्राकृतिक संसाधन है। क्यों? क्योंकि जब वर्षा होती है, बारिश होती है, तो वो जल या तो भूमि की सतह के नीचे चला जाता है, फिर वो कुओं में इकट्ठा हो जाता है, या फील्ड में चला जाता है। तो यानी कि वर्षा का जल जो हमें मिलता है वो एक प्रकृति की देन है, इसलिए इसको वाटर रिसोर्सेज को नेचुरल रिसोर्सेज में रखा गया है। नेचुरल मतलब जो हमें नेचर से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं। ओके, पढ़ते हैं वाटर रिसोर्सेज के बारे में। तो आप सभी को पता ही है स्टूडेंट्स कि वाटर का हमारी लाइफ में या फिर प्लांट्स या पेड़ पौधों के लिए वाटर का कितना अधिक महत्व है, ये सभी को पता है। लिखा हुआ या सुना होगा, जल ही जीवन है। समस्त प्राणियों को जीवित रहने के लिए जल की बहुत आवश्यकता पड़ती है। समस्त प्राणियों और पेड़ पौधों की जो उपापचय क्रियाएं होती हैं, उनको बनाए रखने के लिए वाटर की बहुत आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा कहा जाता है कि मानव या व्यक्ति भोजन के बिना 3-4 दिन तक रह सकता है, लेकिन वाटर के बिना नहीं रह सकता, जल के बिना नहीं रह सकता। जल बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्सेज है, संसाधन है, जो हर मानव के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, पेड़ पौधों के लिए, ग्रोथ के लिए, पाचन के लिए जरूरी होता है। एक जो विकसित राष्ट्र होते हैं, वहाँ पे जल की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। विकसित राष्ट्रों की बात करूँ तो जहाँ पे मतलब विकास कर लिया है लोगों ने, या जहाँ पे जनसंख्या भी ज़्यादा है और जो काम है वो भी ज़्यादा है, या हर वर्क में जो आगे विकसित राष्ट्र के अंदर क्या होता है, 3-4 व्यक्तियों का परिवार, जिसमें 3 या 4 ही मेंबर हैं। विकसित राष्ट्र की बात कर रही हूँ मैं। उसमें 3-4 मेंबर्स का जो परिवार होता है, उसको प्रति वर्ष एक साल में 260,000 गैलन पानी की आवश्यकता पड़ती है। 260,000 गैलन पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो आप सोचो 3-4 मेंबर्स जब इतने पानी का यूज़ करेंगे तो वाटर का महत्व आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, हमारे शरीर के अंदर जो वाटर का अंश पाया जाता है, जो वाटर का भाग है, पानी का जो भाग है,
हमारे शरीर में 60% पानी पाया जाता है। बाकी जो अदर मटेरियल हम खाते हैं वो होते हैं, खाते पीते हैं वो, लेकिन 60% ओनली हमारे शरीर में क्या है? पानी, क्योंकि पानी के बिना व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। नेक्स्ट, हमारी पृथ्वी पर जो हमारी अर्थ है उस पर 370 बिलियन गैलन पानी उपस्थित है। इतना पानी हमारी अर्थ के ऊपर उपस्थित है जो हम काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट, जो वाटर रिसोर्सेज है, जल संसाधन है या जो वाटर है उसको 2 भागों में बांटा गया है। ग्राउंड वाटर यानी कि भूमिगत जल जो भूमि के अंदर पाया जाता है, और सेकंड सरफेस वाटर, स्थायी जल जो भूमि के ऊपर हमें नजर आता है। स्वच्छ जल के सोर्स की बात करें तो जो ग्राउंड वाटर होता है, यानी कि वाटर को 2 भागों में बांटा गया है स्टूडेंट्स। वाटर को 2 भागों में बांटा गया है, ग्राउंड वाटर एंड ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर। ग्राउंड वाटर में मैंने आपको बताया है कि स्वच्छ जलीय सोर्स होता है ये, भूमिगत जल और स्थायी जल। अब इसमें भूमिगत जल में क्या होता है कि सबसे पहले जब बरसात होती है तो वर्षा का पानी फील्ड के अंदर, सॉइल के अंदर चला जाता है। वहाँ से उस पानी को पेड़ पौधे ऊपरी सतह के ऊपर यानी कि सरफेस पे जो वाटर होता है वो वहाँ से पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। यह जो वाटर होता है यानी कि वर्षा का जल होता है वो कुछ सेंटीमीटर से लेकर के कुछ मीटर तक हो सकता है। जब धीरे धीरे यह वाटर सॉइल के अंदर नीचे की ओर चला जाता है तो ये कुओं के पानी का स्रोत बन जाता है। या कुओं का पानी बन जाता है। कुओं के पानी से सिंचाई कर सकते हैं, पीने के काम में ले सकते हैं, पौधों की वृद्धि या पेड़ पौधों को या फसलों को लगाने में इसको काम में कर ले सकते हैं। अब जल की वह मात्रा जो भूमि के अंदर विभिन्न प्रकार की जो लेयर्स हमें दिखाई देती है, सतहें बनी होती है, उसमें अगर कोई वाटर है, भूमि के अंदर पाई जाने वाली विभिन्न सतहों में, भूमि में पाई जाने वाली विभिन्न सतहों में जो वाटर होता है उस वाटर को एक्वीफर्स कहा जाता है। एक्वीफर्स, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, डिफाइन एक्वीफर्स। क्या होते हैं एक्वीफर्स? भूमि की विभिन्न सतहों में जल की मात्रा, विभिन्न सतहों में जो जल पाया जाता है उसे एक्वीफर्स कहते हैं। इन एक्वीफर्स के नीचे या तो चट्टानें होती हैं, चट्टानों में यानी पानी भरा होता है, या फिर ठोस भाग होता है सॉइल का। समझ में आ गया एक्वीफर्स क्या होते हैं? भूमि की विभिन्न सतहों में पानी का पाया जाना। और इस एक्वीफर्स के नीचे का जो पार्ट होता है वो या तो रॉक्स होंगी या फिर सॉइल का जो सॉलिड पार्ट है, ठोस जो भाग है वो होता है। नेक्स्ट, स्थायी वाटर। स्थायी वाटर का सबको पता ही है कि स्वच्छ जलीय सोर्स होते हैं। वर्षा का पानी जो नदियों में इकट्ठा हो जाता है, जो हमें दिखाई देता है,
उस वाटर का हम विभिन्न कार्यों में उपयोग में ले सकते हैं, तो उसे स्थायी वाटर कहते हैं। ये बहते हुए वाटर होते हैं। सॉरी, नदियों में तो वर्षा का पानी इकट्ठा होता है, फिर वो धीरे धीरे कुओं में चला जाता है, तो उसको ग्राउंड वाटर में रखा जाता है। स्थायी वाटर स्वच्छ होता है और बहते हुए वाटर से इसकी कल्पना की जा सकती है, जैसे नहरें हो गई, ये स्थायी वाटर का एक प्रकार का सोर्स है। नेक्स्ट, नाम सुना होगा आपने स्टूडेंट्स, फ्लड्स। फ्लड्स वाटर रिसोर्सेज के अंदर ही एक नाम आता है फ्लड्स या बाढ़। कई बार जो हिमालय या पर्वतों पर जो बर्फ जमी होती है उसके पिघलने से या बहुत ज़्यादा आवश्यकता से अधिक वर्षा होने से पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, या कह सकते हैं अतिवृष्टि जैसी कंडीशन को, या ध्रुवों पर बर्फ के पिघलने से जो पानी होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो नदियाँ नाले उफनने लगते हैं, महासागरों में पानी उफनने लगता है, यानी कि बाहर निकलने लगता है, तो उस कंडीशन को बाढ़ कहा जाता है। अतिवृष्टि की कंडीशन को फ्लड्स बोला जाता है। और फ्लड्स जो बाढ़ होते हैं वो नुकसानदायक होती है। जब कभी भी बाढ़ आती है तो बहुत सारी इमारतें जो भवनें होती हैं, इमारतें होती है, वो ढह जाती हैं, गिर जाती हैं। बहुत सारे पेड़ पौधों और पशु पक्षियों का विनाश होता है, क्योंकि वो उस बाढ़ के पानी के साथ ही बह जाते हैं। तो फ्लड्स नुकसानदायक होती है जब कभी भी आती हैं। इससे जन धन की हानि होती है, पशु पक्षियों का विनाश होता है, वेजिटेशन का नाश होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी बहने लगता है। तो अतिवृष्टि जैसी कंडीशन को फ्लड्स कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं ड्राउट्स, यानी कि सूखा। दूसरा नाम अकाल भी हो सकता है। सूखा या ड्राउट्स। सूखे का मतलब ही क्या है कि बहुत लंबे टाइम तक वर्षा न होना, बरसात का ना होना। बरसात नहीं होगी तो तापमान बढ़ेगा, वेजिटेशन जलने लगेगी, जिसे सूखा कहा जाता है। यानी कि बहुत कम वर्षा या वर्षा न होने को सूखा कहा जाता है। यह एक प्रकार से अकाल की कंडीशन है। अकाल भी भयावह होता है। भारत का जितना भौगोलिक क्षेत्रफल है उसमें 19% भूभाग सूखे की चपेट में है, यानी कि 19%, 19% भूभाग ड्राउट्स वाला है, सूखे से प्रभावित है। वर्षा का न होना सूखा कहलाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे